देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अगर किसी कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से ट्रेवल कराते हैं, कोई कंडक्टर है, इसको v वेलोसिटी से ट्रेवल करा रहे हैं, तो इससे इसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो b इंटू एल इंटू वी के बराबर होगा। और इसकी कंडीशन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो तीनों कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगर इनमें कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो फिर ईएमएफ जीरो हो जाएगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये जैसे कोई कंडक्टर है ए बी और ए इसका फिक्स्ड एंड है, ए इज फिक्स्ड एंड, और इसको हम इस ए के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे, तो हमने ये डिराइव किया था कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। इसके आगे है सेल्फ इंडक्शन। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। कि कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, कॉइल के अंदर अगर कोई करंट है, आप अगर उस करंट को चेंज करते हो तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो उस चेंज को अपोज करता है। यानी कि खुद की करंट को, कॉइल की करंट को चेंज करोगे तो उसी में एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से करंट चेंज की वजह से उसी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। ये कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। क्या प्रॉपर्टी होती है? बाय virtue of which it मतलब coil opposes any current change in itself। मतलब अपने ही करंट के चेंज को अपोज करती है। कैसे अपोज करती है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। तो अगर किसी कॉइल में कोई करंट चेंज होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इस करंट चेंज को अपोज करती है। कैसे अपोज करेगी? एक ईएमएफ को इंड्यूस करके, है ना। तो लेंज लॉ ही है, अगर आप करंट को कम करते हो तो जो ईएमएफ है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर आप करंट को ज्यादा करते हो तो जो कॉज है इसके इंडक्शन का वो ज्यादा करना हुआ करंट का, तो जो ईएमएफ है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो उस करंट को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो जैसे ये कोई कॉइल है और इसमें आई करंट है, अगर आप इस करंट को इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इसको अपोज करेगा, यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, ताकि ये इस करंट को कम कर सके, कॉज को कम कर सके। जैसे ये कॉइल है, इसमें कोई करंट है और आप इस करंट को कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो इसमें जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ताकि वो इसको बढ़ा सके, यानी कि ये करंट चेंज को अपोज करता है। अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। और अगर आप करंट को कम करते हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ताकि उसके करंट चेंज को अपोज कर सके।
तो इसका काम क्या है? सेल्फ इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, अपोज करना। किसको अपोज करना? करंट चेंज को। ठीक है, तो ये क्या है? लेंज लॉ ही है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस कॉज को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। वो कॉज क्या हो सकता है? फ्लक्स का बढ़ना या घटना। फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और इसमें करंट घटेगी तो उसका फ्लक्स घटेगा। तो कॉइल की ये जो प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये करंट चेंज को अपोज करती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो ये जैसे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू, इसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जो फ्लक्स है वो B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है L और I, तो ये फॉर्मूला हो गया फाई इज इक्वल टू Li। और यहाँ पे जो L टर्म है, L, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। यूनिट इज इक्वल टू हेनरी। ठीक है, तो अगर आप इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो ये फाई अपॉन आई हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर। तो जो हेनरी है ये किसके इक्वल होता है? वेबर पर एम्पियर के इक्वल होता है। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वेबर पर एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो वेबर पर एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू हेनरी, एंड हेनरी इज यूनिट ऑफ, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो अगर कोई कॉइल है और उसमें आई करंट है, तो इसका जो फ्लक्स है वो एल आई के इक्वल होगा, यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी फाई अपॉन आई। तो अगर हम आई को 1 एम्पियर रख दें तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? फाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is numerically equal to flux associated with it। अगर आपने ये न्यूमेरिकली नहीं लिखा तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअली आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स डिफरेंट है। तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट डिफरेंट है वो इक्वल नहीं हो सकती, बस उनका नंबर इक्वल हो सकता है, मतलब न्यूमेरिकली वो इक्वल हो सकती है। तो न्यूमेरिकली लिखना जरूरी है। न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट व्हेन करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। कॉइल इज 1 एम्पियर। तो अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट है तो आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, फ्लक्स की जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की भी होगी। तो ये एक डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब दूसरी डेफिनेशन ईएमएफ के टर्म्स में होती है। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था फ्लक्स के टर्म्स में। अब दूसरी डेफिनेशन हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। तो देखिए ईएमएफ का रिलेशन भी फ्लक्स से होता है। तो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाई डी टी। तो हो जाएगा माइनस डी डी टी, और फाई की वैल्यू इसमें रख दीजिए। फाई अभी आपको बताया था कि फाई एल इंटू आई के इक्वल होता है। तो ये एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये डी आई डी टी हो जाएगा। तो एल की वैल्यू अगर निकालोगे तो एल हो जाएगा माइनस ई अपॉन डी आई डी टी।
और अगर आप डी आई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड रख देते हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये तो देखिए ये जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ये किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर, न्यूमेरिकली, इसमें भी न्यूमेरिकली लिखना जरूरी है, और ये तब होगा जब करंट का चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ a coil is numerically equal to EMF induced across it, coil के अक्रॉस जितना EMF इंड्यूस हुआ है, कब, when current is changing at unit rate, यानी कि करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है। ये जो करंट इज चेंजिंग एट यूनिट रेट है, इसका मतलब है डी आई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो करंट अगर इस रेट से चेंज होगा तो जितना ईएमएफ की वैल्यू आएगी उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की भी वैल्यू होगी। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को दो टर्म्स में लिख सकते हैं, एक तो फ्लक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं और एक ईएमएफ के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखिए सोलेनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। अभी तो हमने एक कॉइल का निकाला था, अब सोलेनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, देखिए जैसे ये कोई कॉइल है और इसमें कई सारे टर्न्स हो गए, तो ये एक सोलेनॉइड होगा। आपको पता है कि सोलेनॉइड का अगर इसमें आई करंट है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है और इसकी लेंथ सोलेनॉइड की स्मॉल एल के बराबर, ठीक है। तो ये जानकारी है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी सोलेनॉइड के रिगार्डिंग। अब इसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम फ्लक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लें इसका, तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है F इज इक्वल फाई इज इक्वल टू एल आई। तो जिसके जितने भी टर्म्स हैं अगर उसका हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लें और उसको एल आई से कंपेयर कर दें तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब हमारा काम है कि इसका हम फ्लक्स निकालें। तो देखिए कि ये हमने एक टर्न लिया, ये एक टर्न हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। तो इसके जो फ्लक्स ऑफ ईच टर्न, अगर हम एक टर्न का फ्लक्स निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी डॉट ए, और क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो ये बी ए कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये बी इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अगर इस टर्न की रेडियस आर है तो ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर रेडियस दी हुई होगी तो हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक टर्न का फ्लक्स हो गया बी इंटू ए। तो अगर हम इसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हमें इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन इंटू बी ए, ये नेट फ्लक्स हो गया।
बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, बी की वैल्यू है म्यू नॉट, स्मॉल एन को एन बाई एल लिख सकते, तो बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन, और बी हो जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई इंटू ए, ये टोटल नेट फ्लक्स होगा। और जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ये आई से आई को कैंसिल कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में करंट का कोई रोल नहीं है, ये इस कॉइल की प्रॉपर्टी है। तो कॉइल किस चीज से बनी है, जो जिस जिस चीज से बनी होगी उससे हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को रिलेट करेंगे। तो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो इस कॉइल के अंदर मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये एयर कोड है, मतलब इसके अंदर एयर है, टर्न्स के अंदर कुछ नहीं है, एयर है, तो म्यू नॉट यूज करेंगे। अगर इसके अंदर हम सपोज करो सॉफ्ट आयरन डाल दें तो उसके अंदर मीडियम आ जाएगा, तो इसको रिलेटिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यानी कि अगर इसके अंदर कोई मीडियम भर दिया जाए तो ये एल मीडियम कोड सोलिनॉइड, अगर इसके अंदर कोई मीडियम डालेंगे तो फिर यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो एक तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, एयर कोड है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर कोई मीडियम होगा तो ये होगा। फिर नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है, कैपिटल एन के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका जो टर्न का एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपने कॉइल बनाई कैसे है, तो ये कॉइल की प्रॉपर्टी है, तो कॉइल जिस तरह से बनी होगी उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि भाई सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दी, तो जैसे ही सॉफ्ट आयरन की कोर डालेंगे सीधा सीधा इसके कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कोर डालने से ये म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो म्यू आर टाइम्स हो जाता है, जितनी भी उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हो। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में इसका फॉर्मूला है। अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैपिटल N की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो कैपिटल N हो जाएगा n इंटू स्मॉल n, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो L हो जाएगा म्यू नॉट, स्मॉल n की वैल्यू डाल दीजिए, तो n स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई L इंटू ए, L से इसकी एक पार कर देंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू L इंटू ए। तो स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में ये फॉर्मूला है, और कैपिटल एल के टर्म्स में ये फॉर्मूला। अगर आपको रेडियस दी हुई है तो ए की वैल्यू डाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो रेडियस के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सोलिनॉइड का, एसी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये तो हो गया सेल्फ इंडक्शन। अब ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती है, एक कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन और दो कॉइल्स है तो म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ये कॉइल है और इसके बराबर में एक और कॉइल रखी हुई है, इसमें करंट है और इसमें करंट नहीं है, इसमें हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो इसकी करंट की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट होगा। यानी कि अगर इसकी करंट चेंज करते हो, बढ़ाते या घटाते हो, तो इसके करंट चेंज से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा या घटेगा, उसकी वजह से इसके साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके साथ एसोसिएट होगा, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा या इसका फ्लक्स घटेगा। तो अगर हम फर्स्ट कॉइल को, इस वाली कॉइल को करंट को I1 से डिनोट करें और इसके फ्लक्स को Φ2 से डिनोट करें, तो Φ2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले वाले करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है वो इसकी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसको लिखेंगे Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1
मतलब इसका फ्लक्स इसकी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे हमने जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो एल लिखा था, क्योंकि वहां पे एक ही कॉइल थी, सेल्फ इंडक्शन था, और यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, तो अगर दो कॉइल्स हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे एम लिखेंगे और I1, ये किसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है? सेकेंड कॉइल का। इसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये phi2/I1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है phi/I, तो उसमें तो एक ही कॉइल थी, तो 1 2 का कोई चक्कर नहीं था। यहाँ पे आपको 2 और 1 को बड़े ध्यान से रखना है। एक कॉइल में करंट चेंज करोगे तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। जैसे जो सेल्फ इंडक्शन था वो एक कॉइल की प्रॉपर्टी थी, और जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय virtue ऑफ विच, जिसकी वजह से, by virtue of which each coil opposes the change in current in the other by inducing an EMF, by inducing an EMF। तो देखिए अगर इसका करंट चेंज करोगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो इसके करंट चेंज को अपोज करेगा, और अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो इसके करंट चेंज को अपोज करेगा। यानी कि अगर एक में करंट चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखिए जैसे अगर हम ईएमएफ की कैलकुलेशन करें तो ईएमएफ अगर सेकेंड कॉइल का करेंगे तो वो फर्स्ट कॉइल के करंट चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस लेंजिस लॉ की वजह से, और ये हो जाएगा M21 dI1 dt। तो फर्स्ट कॉइल के करंट चेंज की वजह से सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसी तरह से E1 हो जाएगा माइनस M12 dI2 dt। तो सेकेंड कॉइल में फर्स्ट कॉइल के करंट चेंज की वजह से, यानी कि अगर इसमें I1 लिखेंगे तो यहाँ पे E2 लिखेंगे, यहाँ पे I2 लिखेंगे तो यहाँ पे E1 लिखेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस उसी कॉइल का आएगा जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अगर सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है तो सेकेंड कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, और अगर फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो फर्स्ट कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर हम dI1 dt को 1 रख दें, dI1 dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, इसको 1 रख दिया, तो E2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस M21 के, यानी कि E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू M21 की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इसको डिफाइन करिए, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज numerically equal to EMF induced in the second coil when current is changing at unit rate 1 ampere per second in first coil। तो फर्स्ट कॉइल में अगर यूनिट रेट से करंट चेंज हो रही है, यानी कि 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट चेंज हो रही है, तो जो ईएमएफ है उसके बराबर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा सेकंड कॉइल का। बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस जैसा है, बस 1 और 2 को ध्यान रखना है। अब ये जो अब मैं वो करा रहा हूँ डेरिवेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड
ऑफ सेम लेंथ, दोनों की सेम लेंथ, placed one inside the other, placed one inside the other। तो जो एक कॉइल है वो दूसरे के अंदर रखी हुई है। जैसे ये सपोज करिए कि ये एक बड़ी कॉइल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और इसके अंदर एक छोटी कॉइल, इसके जो टर्न है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ये इन दोनों कॉइल्स की लेंथ होगी। जो बाहर वाली कॉइल है उसमें करंट है, जैसे ये बाहर वाली कॉइल में करंट है, सपोज करिए कि I1 करंट है, तो ये बाहर वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके टर्न्स के साथ एसोसिएट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड छोटी वाली कॉइल्स के टर्न्स के साथ एसोसिएट होगा। और इन कॉइल्स का एरिया भी देखिए, तो जो एरिया है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो जो बाहर वाली कॉइल है उसमें करंट है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बाहर वाली कॉइल यानी कि फर्स्ट कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और लेंथ L, और इसके जो अंदर वाली कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और लेंथ L है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट स्मॉल n1 इंटू I, I मतलब I1। अभी जो स्मॉल n1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी n1 अपॉन L, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन L इंटू I1। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जो अंदर वाली कॉइल है यानी कि ये जो सेकेंड कॉइल, इसके हर एक टर्न का फ्लक्स एसोसिएटेड कितना हो, तो हो जाएगा B1 इंटू ए, कॉस 01 होगा, तो ये B1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इसकी जो रेडियस है अंदर वाली कॉइल की वो R2 हमने ले ली, R2 रेडियस, तो इसलिए जो A है इसको भी A2 लिख दिया। तो जो A2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर। तो ये जो B1 A2 है, B1 की वैल्यू डालिए म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, और A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर, ये पाई R2 स्क्वायर। ये एक टर्न का फ्लक्स होगा। तो ये जो बाहर वाली कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली कॉइल के सरफेस एरिया के साथ एसोसिएट होगा, और अंदर वाली कॉइल के हर एक टर्न के साथ इतना फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो अंदर वाली कॉइल का नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टू नेट, मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो जो एक टर्न का फ्लक्स है म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू पाई R2 स्क्वायर, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अंदर वाली जो कॉइल है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, तो हमने इसको N2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये नेट फ्लक्स आ गया। अगर हम इसकी करंट को चेंज करेंगे, फर्स्ट वाली कॉइल की करंट को चेंज करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर फर्स्ट कॉइल की करंट को चेंज करते हैं तो सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज होगा। तो सेकंड कॉइल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, E2। फ्लक्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, अगर हम इसका ईएमएफ निकालेंगे तो फ्लक्स के साथ रिलेशन होगा E2 इज इक्वल टू माइनस डी फाई टू डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस डी फाई टू डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो म्यू नॉट N1 N2 बाई L, ये कांस्टेंट है सर, म्यू नॉट N1 L2 बाई L इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। सिर्फ हम करंट को चेंज कर रहे हैं, तो ये करंट किस रेट से चेंज हो रही है, DI1 डी, ये माइनस, तो ये E2 की वैल्यू होगी, तो E2 हो गया। आप अगर फर्स्ट कॉइल को करंट चेंज करोगे तो सेकंड कॉइल में इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन लगाते हैं, ऑल्सो E2 इज इक्वल टू माइनस M21 DI1 dt, ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। तो ये तो हमने फ्लक्स से कैलकुलेट किया और ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन लगाई। अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और M21 की वैल्यू आ जाएगी।
तो देयरफॉर माइनस म्यू नॉट n1 n2 by L into pi r2 square into di1 dt is equal to minus m21 into di1 dt। ये di1 dt से di1 dt कैंसिल होगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m21 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 by L into pi r2 square। ये इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया सेकंड कॉइल का फर्स्ट कॉइल के रिस्पेक्ट में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस जैसा है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है बिल्कुल उसी के जैसा है। आप देखिए जरा सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर बाई L इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो म्यू नॉट की प्लेस पे म्यू नॉट आ गया, L की प्लेस पे है और ये पाई आर स्क्वायर सेकंड कॉइल का निकाल रहे हैं तो पाई आर टू स्क्वायर हो गया, बस n स्क्वायर की जगह क्या आ गया n1 इंटू n2। ये आना ही था क्योंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है तो इंडक्टेंस ही, तो उसमें उसकी डायमेंशन तो सेम रहेगी, तो इसलिए ये सारी चीजें तो एक जैसी ही आनी थी। बस दो कॉइल्स हैं तो ये n स्क्वायर की जगह n1 इंटू n2 आ गया। अब इसका दूसरा हम वर्जन करते हैं। दूसरा क्या है, अब की बार अंदर वाली कॉइल में करंट रखेंगे और बाहर वाली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इक्वल आता है, इक्वल आना चाहिए। एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पहले के रिस्पेक्ट में उतना ही होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा करते हैं कि अगर अंदर वाली कॉइल में करंट होगी तो बाहर वाली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये बाहर वाली कॉइल है N1, L नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ हमने इसकी लिखी, और ये अंदर वाली कॉइल। अब की बार इसके अंदर करंट है, ये करंट हो गया I2 और इसके हो गए N2, L। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, इसकी वैल्यू हो जाएगी B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। तो ये N2 I2 हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल n2 की वैल्यू हो जाएगी n2 डिवाइडेड बाई L इंटू I2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो इसी कॉइल के अंदर होगा। देखिए ये छोटे वाला टर्न है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये बड़ा वाला टर्न है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बड़ा वाला टर्न है उसको पूरे एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इतने एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा है, तो इसमें जो इफेक्टिव एरिया है वो कम है, अंदर वाले एरिया के बराबर हो। तो इसी चीज को सबसे ध्यान से समझना है। ये हम इसका फ्लक्स निकालेंगे, किसका, ये जो फर्स्ट कॉइल है, बड़ी वाली कॉइल है, इसका फ्लक्स निकालेंगे ईच टर्न, हर एक टर्न का। तो इसका जो एरिया है B2, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो A2 के साथ पूरा इफेक्ट एसोसिएट नहीं हो जाएगा, इसलिए हम इसको इफेक्टिव लिखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो इफेक्टिव एरिया है वो अंदर वाले एरिया के बराबर हो। ये जो बड़ा वाला जो टर्न है इसके पूरे एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने शेडेड पार्ट बनाया है ये इसका एरिया मैंने लिखा है और इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे एरिया के साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा। जितना छोटी वाली कॉइल है
उसके लूप का जितना एरिया है सिर्फ उसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, इसलिए A2 की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो A1 के इक्वल आएगी। तो ये हो जाएगा B2 A2 इफेक्टिव, ये A2 इफेक्टिव हो गया इंटू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये B2 और A2 इफेक्टिव A1 के इक्वल। सॉरी, ये B2 A1 होना चाहिए, A1, तो जो A1 इफेक्टिव है वो A2 के इक्वल, तो ये B2 A2 आ जाएगा। अब इसमें B2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू I2 और ये इंटू A2। तो अगर इसका नेट फ्लक्स निकालेंगे φ1 नेट, तो ये जो म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू I2 इंटू A2 है, इसको नंबर ऑफ टर्न्स, जो बाहर वाली कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू I2 और इसके साथ आ जाएगा A2। तो ये इसका फ्लक्स हो गया। अगर हम इसकी ये करंट को चेंज करते हैं तो ये फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करके हम ईएमएफ निकालेंगे, तो ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल क्या हो जाएगा, माइनस d∅1 dt माइनस, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L कांस्टेंट है, A2 भी कांस्टेंट है, सिर्फ इस करंट को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा di2 dt। ठीक है, ये E1 की वैल्यू होगी। और E1 का अगर दूसरा फॉर्मूला लिखें तो E1 का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा E1 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस M12 di2 dt। देखिए ये E1 का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला हो गया और ये E1 का फ्लक्स वाला फॉर्मूला हो गया, दोनों का इक्वेट कर देंगे, तो दोनों का इक्वेट कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, di2 dt से di2 dt कट जाएगा, तो M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई L इंटू A2 और A2 हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई L इंटू पाई R2 स्क्वायर। ये M12 की वैल्यू। तो देखिए दोनों ही फॉर्मूले में अंदर वाला एरिया आ रहा है, ये अंदर वाला जो लूप है उसी का एरिया आता है, क्योंकि बाहर वाला जो एरिया है उसको पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू M21। ठीक है, पहले हमने M21 की वैल्यू निकाली थी, वो भी इतनी आई है और M12 भी इतना ही आया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। Coefficient of mutual inductance depends on distance between two solenoids. डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही कम होगा। द लार्जर द डिस्टेंस द लेस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो मैक्सिमम फ्लक्स, या जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक कॉइल दूसरे के ऊपर रैप है और उनका एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है,
तो मैक्सिमम फ्लक्स एसोसिएट होता है, तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। और जैसे जैसे हम उसके ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी चेंज होता चला जाएगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर कई सारी सोलेनॉइड्स हैं, जैसे ये एक सोलेनॉइड है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है L1, और फिर एक दूसरी सोलेनॉइड है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस L2 है, फिर ये तीसरी सोलेनॉइड है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस L3 है। इनको अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो इनका बिहेवियर बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट फ्लो को अपोज करता है, उसी तरह से ये कॉइल्स भी करंट फ्लो को अपोज करती हैं बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, है ना। तो इनका बिहेवियर भी बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है। आप नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये जो कॉइल्स हैं ये भी करंट को अपोज करती हैं, तो जो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह इनका बिहेवियर होता है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, ये सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह आता है सीरीज में। और इसी तरह से पैरेलल का भी होता है, 1/LP, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 1/R1 जैसा ही इसका फॉर्मूला है, 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हो और इसका इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हो, तो बिल्कुल आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा इसका फॉर्मूला होता है। अब लास्ट बचा है एडी करंट। एक छोटा सा टॉपिक है एडी करंट्स, और फिर ये चैप्टर खत्म। When a metal piece or plate is put in varying magnetic field, तो अगर आप किसी मेटल पीस को, प्लेट को, जैसे ये कोई प्लेट है, इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, बी वेरिएबल है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इससे फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट आएगी। लेकिन ये वायर नहीं है, ठीक है, ये एक पूरी प्लेट है। अगर ये सिर्फ एक कॉइल होती, सिर्फ एक वायर होता, तो इसमें एक करंट की डायरेक्शन को हम इस तरह से दिखाते। लेकिन अब ये एक मेटल प्लेट है, इसमें करंट किस तरह से इंड्यूस होगा? तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होती है जैसे कोई भंवर पानी के अंदर होता है, जैसे भंवर को बोलते हैं व्हर्लपूल या एडी बोलते हैं। तो इसमें जो करंट्स है वो भंवर की तरह प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये सर्कुलर करंट्स उसमें प्रोड्यूस होती है, और इनको हम एडी करंट्स बोलते हैं। ये एडी करंट फ्लक्स के चेंज होने की वजह, ये भी इंड्यूस्ड करंट है, लेकिन ये इंड्यूस करंट ऐसे होती है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी भंवर में फंस गया हो। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भंवर में जैसे घूम रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, जैसे एडी करंट इंड्यूस हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर इसमें किसी मेटल के अंदर करंट अगर चल रही है, करंट प्रोड्यूस हो गई, तो वो मेटल का जो पीस है अपने रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म हो जाएगा, है ना। आप अगर किसी हीट का फॉर्मूला निकालो तो ये I²RT हो जाएगा। तो ये जो एडी करंट है, इसकी वजह से ये जो पीस है काफी गर्म हो जाता है, और इसमें अनवांटेड पावर लॉस होता है। तो हम तो नहीं चाहते कि एनर्जी का लॉस हो या पावर का लॉस हो, तो ये जो लॉस है ये अनवांटेड पावर लॉस है। तो जरूरत है कि या तो इसको यूज किया जाए या इसको कम किया जाए, है ना। तो अगर इसको यूज नहीं कर सकते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा, पावर लॉस को कम करना पड़ेगा, यानी कि एडी करंट्स को कम करना पड़ेगा। तो अब आपसे पूछा जाता है कि भाई एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के तरीके बताइए, एडी करंट्स को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग द एडी करंट्स। हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट्स।
तो देखिए ये जैसे पीस है और इसमें ये एडी करंट, तो ये स्ट्रॉन्ग एडी करंट। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, मतलब इसको वीक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेटल है ना, इसके अंदर ऐसे कट करके स्लॉट्स बना देंगे, ये गैप्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है मेकिंग स्लॉट्स इन मेटल प्लेट। तो देखिए ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, और यहाँ पे ये पूरा मेटल है। ठीक है, तो ये स्लॉट्स कट हो गए, और ये जो मैंने डैश से बनाई ये मेटल है। तो अब सोचिए कि अगर इसके अंदर बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें करंट किस तरह से फ्लो करेगी। अब करंट का तो क्लोज लूप बनेगा, तो ये इस तरह से लूप बनेगा। तो देखिए ये वाला जो लूप था और ये वाला जो लूप है, ये लूप काफी बड़ा हो गया, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को काफी लंबा रास्ता कवर करना पड़ रहा है। तो जैसे एक कंडक्टर में लेंथ होती है, हमने क्या किया, ऐसे स्लॉट्स कट करके कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया। कंडक्टर की लेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन को पास करने का जो क्लोज लूप बनाने का जो रास्ता है वो हमने बड़ा कर दिया। आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए के इक्वल, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बड़ा हो जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे स्लॉट को कट करने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और करंट जो है वो ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ तो जितना भी इंड्यूस होगा, अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से स्लॉट्स कट करने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एडी करंट्स कम हो जाती है और हमारा पावर लॉस कम होता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि लेमिनेटेड, एक थिक शीट की बजाय लेमिनेटेड शीट्स यूज करें। जैसे ये कोई शीट है, ये थिक शीट है काफी, एक काफी थिक शीट है, और इसकी जगह अगर हम लेमिनेटेड कई सारी प्लेट्स लें और उनको लेमिनेट करें, जैसे ये एक थिन शीट हो गई, फिर इसके ऊपर एक और थिन शीट हो गई, फिर इसके ऊपर एक और थिन शीट हो गई, तो देखिए इनकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये इससे काफी कम है। तो लेमिनेटेड शीट्स को यूज करके हमने क्या किया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की थिकनेस को कम कर दिया। तो देखिए जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर हम इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो थिन शीट के केस में, ये जो थिन शीट, एक थिक प्लेट की जगह कई सारी थिन शीट लो, उनको लेमिनेट करो और एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो एक सिंगल थिक शीट की जगह कई सारी पतली पतली शीट्स ले दो, तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से जो करंट है वो कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से करंट कम हो जाएगी। इसमें आपसे और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस पूछा जाएगा कि व्हाट आर एडी करंट्स एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा। तो एडी करंट्स की डेफिनेशन और इसको मिनिमाइज करने के तरीके आपको याद रखने। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सब करने हैं, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।